Good morning students. So finally I am presenting a lecture that is a complete revision of solid state. अब देखिए इस लेक्चर में क्या है कि ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पूरा थ्रू आउट सॉलिड स्टेट मतलब पढ़ लिया है, और इसकी खासियत ये है कि उन स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने किसी भी कारण से वो इस चैप्टर को मतलब ना कर पाए हो। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन लेंगे सॉलिड स्टेट का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन बेसिक टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे जल्दी से, और आप जल्दी से इसको बीच में रोक के स्क्रीनशॉट्स भी ले लें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट कर लें, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आपने सॉलिड स्टेट के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मतलब नहीं देखे हैं, तो आप जो टॉपिक आपको यहाँ क्लियर नहीं होता है, मैं अभी इसके सारे पूरी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड भी ये मैं कर दूंगा, आप वहाँ से उस चीज़ को क्लियर आउट भी मतलब कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारा बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स में सॉलिड स्टेट से डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग थ्रू आउट एक रिवीजन भी लेंगे सॉलिड का, और आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से और कहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से क्विक रिवीजन ये देख लें कि सॉलिड्स क्या होते हैं। देखो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छे से मतलब पता होती हैं कि दे हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी मतलब डेंसिटी हाई होती है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं। सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनके लो मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब साथ में देखें कि सॉलिड को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। कौन कौन से जो सॉलिड्स होते हैं बेसिकली हमारे पास, एक तो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ये पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और जो एमॉर्फस होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस भी एग्जाम में आता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से निकलता है कि दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। तो इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या फिर हीट ऑफ फ्यूजन इनकी होती है, बट इनके जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे हैव इंडेफिनिट, मतलब इनके मतलब मेल्टिंग पॉइंट कोई मतलब डेफिनेट नहीं होता, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। और साथ में ये बात करें कि ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स एनिसोट्रॉपिक एक नया टर्म आ गया आप लोग के लिए। देखिए एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ये डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ये डायरेक्शन। और आइसोट्रॉपिक दे एग्जिबिट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, और ये मतलब पूछा जाता है, कई बार ये टर्म ही आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो जल्दी से नोट कर ले, क्वार्ट्ज, डायमंड, NaCl और कुछ मेटल्स जो है क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल है। और वहीं बात करें ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये किसके, एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो पहला क्विक हमने बात ये करी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करनी है, प्रॉपर्टीज आपको पता है, बस पहला पॉइंट ये नोट कर ले, क्रिस्टलाइन और मतलब एमॉर्फस के बीच में सॉलिड मतलब क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जाम में कई बार आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सॉलिड में जब भी करेंगे बात, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। देखिए क्रिस्टल की बात जैसी ये मैं किया मैंने, तो मैं सीधे सीधे क्यूब यहाँ पर ये बना लेता हूँ, क्योंकि हम लोग आगे बात जो करने वाले हैं वो केवल क्यूबिकल यूनिट सेल की बात ही ये करने वाले हैं। ये एक परफेक्ट क्यूब है। देखिए इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसके बाद मैं आगे टॉपिक पे आऊँगा। देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। ठीक है, आपको ये मैंने ग्रीन लाइन से कर दिए। देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। ठीक है, इसमें फेस कितने होते हैं, देखो कॉर्नर्स तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8। आप जानते हैं फेस कितने होते हैं, एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। जैसे आपका रूम है, उस रूम की जो वॉल्स है और एक फर्श एक छत, 4 वॉल्स हो गए, एक फर्श एक छत, 6 फेसेस होते हैं। अगली चीज बॉडी डायगोनल। अब देखिए क्यूब के अंदर कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल जो होता है, ठीक है, क्यूब के अंदर 4 होते हैं। कितने होते हैं बॉडी ये डायगोनल, 4 होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें एजेस, एजेस एक क्यूब के अंदर एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। एजेस कौन सी होगी, जहां पर 2 फेसेस मिलेंगी, दैट विल बी एजेस। ठीक है, दूसरी बात करें बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, बॉडी सेंटर हमेशा 1 होगा। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल आप जानते हैं ना, फेस का जो मतलब डायगोनल होता है दैट विल बी 12। फेस कितने होते हैं, 6, एक फेस में एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, तो टोटल कितने हो गए, 12 डायगोनल हो गए फेस। ठीक है, और दूसरा फेस सेंटर तो आपको पता चल गया 6 होते हैं, फेस सेंटर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और एज सेंटर कितने हो गए, एज सेंटर, एज सेंटर कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ है। कॉर्नर 8, फेस 6, बॉडी डायगोनल 4, एजेस 12, बॉडी सेंटर 1, फेस डायगोनल 12, फेस सेंटर 6, एज सेंटर 12। ठीक है, तो क्यूब पे आते रहेंगे। कंट्रीब्यूशन की बात अगर मैं ये करूं कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर विल बी 1/8। ठीक है, अगर एटम हमेशा एज पे है
एच पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एच पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, कितना होता है, सॉरी 1/4 होता है। एच पे कितना होगा, अगर किसी एच पे आइटम है तो वो 4 रूम्स में जाएगा, 4 क्यूब्स में जाएगा, तो एच पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4 हो गया। और बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हमेशा 1, तो मतलब इनसाइड है तो उसका 1 कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आगे यूज होगा। देखिए क्रिस्टल क्या है, तो सीधे सीधे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। क्रिस्टल इज होमोजीनियस पार्ट ऑफ सॉलिड सबस्टेंस मेड बाय रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सबस्टेंस यूनिट्स इन फिक्स्ड एंगल विथ ईच अदर। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये स्पेस लैटिस पूछा जाता है डायरेक्टली आपसे कि स्पेस लैटिस क्या होता है। आप कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है 3D स्पेस में। 3D स्पेस के अंदर अगर आप एटम, मॉलिक्यूल, आयन को अरेंज ये करते जाओ तो यू विल गॉट अ स्पेस लैटिस। यूनिट सेल क्या है, एक घर बनता है ना, तो उस घर को बनने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स। एक ईंट घर का यूनिट सेल है। उसी तरीके से द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस व्हिच व्हेन रिपीट्स ओवर एंड ओवर जनरेट्स द एंटायर लैटिस, एंटायर क्रिस्टल। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और साथ में आपके पास क्या होता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। और आपको पता है 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर कह रहा हूं 7 क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड ट्रिक्स भी आपको दे दी है। क्यूबिक, सीट और HMT, और दूसरी भी यूनिट मैंने अपने सॉलिड के जो 7 क्रिस्टल सिस्टम का वीडियो था उसमें आपको मतलब दे दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीट और HMT। ठीक है, क्यूबिकल यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें A = B = C होता है, और जो इंटरफेसियल एंगल होता है अल्फा = बीटा = गामा = 90। अब इसको यूँ समझ लें आप, ये क्यूब है ना, देखिए दिस इज द क्यूब। यहाँ पर क्या होगा, देखो दिस इज सेंटर, मैंने इसको ये मान लिया, इसको एक्सेस मान लिया 2 3। ठीक है, इसको अगर मैं बोल दूँ A, इसको बोल दूँ B, इसको बोल दूँ C, ABC क्या होगा, तीनों इक्वल। इनके बीच के एंगल अल्फा, बीटा और गामा, दिस इज अल्फा, बीटा और गामा। 2 फेस के बीच का एंगल, इंटरफेसियल एंगल, अगर तीनों 90 हो और ABC दोनों इक्वल हो तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टेट्रागोनल में A = B ≠ C होता है। ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, A ≠ B ≠ C, और यहाँ क्या होता है, अल्फा = बीटा = गामा 90, और यहाँ भी होता है अल्फा = बीटा = गामा 90। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप मैच बॉक्स भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में आपका क्या होता है, देखिए सारे एंगल 90 होते हैं, बट ABC दोनों ये अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम। देखिए टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम में जब भी मैं ये करूंगा बात, हम लोग यहाँ पर 3 तरह के सिस्टम की बात ये करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए पहला है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है BCC, तीसरा है FCC। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की अगर मैं करूँ बात, ये तो आपको सभी को ये मतलब पता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक। ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, चलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज सिंपल क्यूब। ठीक है, अब देखिए एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर पे है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा कि जो एटम्स होंगे ना एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ऐसे। ये मैं सारी चीज़ें आपसे मतलब कर चुका हूँ, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, तो इसलिए बस थोड़ा सा आपको सिंपल क्यूबिक का दे दूँ आइडिया। ये एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये भी टच कर रहे होंगे, ये आपको क्यूब की एज भी दिख रही है। तो इस क्यूबिकल यूनिट सेल में क्या होता है कि अगर मैं इसको अलग से ये बना लूँ सिंपल क्यूब की, इन 2 एटम को उठाऊँ, इनको मैं यहाँ रख दूँ ऐसे। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही दिखेंगे, दिस इज सेंटर ऑफ दिस एटम, तो ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये देखिए क्यूब की एज क्या है, क्यूब की एज। तो एच को क्या बोल देते हैं, ए। ठीक है, तो ए जो है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या होता है, a = 2r होता है, a = 2r। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, r = a/2। तो सिंपल क्यूबिक के केस में आप ये याद रखेंगे। अब सिमिलर केस है, देखो बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होगा, एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और साथ में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी होगा। तो इसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी सेंटर के लिए r निकाल सकते हैं, मैं बता चुका हूं, बट आप सीधे सीधे इसका रिलेशन याद रखें, √3a/4। दिस इज बॉडी सेंटर के लिए। अब फेस सेंटर के लिए भी आप निकालना चाहें तो r = a/2√2। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और सिंपल क्यूबिक। ठीक है, r हम लोग मतलब निकाल चुके हैं। अब दूसरी चीज क्या है, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, Z निकाल लेता हूं फटाफट।
z, इसके लिए भी z निकाल लूँगा, इसके लिए भी z निकाल लूँगा, ठीक है। z क्या होता है, सिंपल क्यूब है तो 8 कॉर्नर्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, तो सिंपल क्यूबिक के लिए z1 आता है। अब BCC के लिए देखिए, बॉडी सेंटर के लिए भाई कॉर्नर पे तो 8 इंटू 1/8 तो ही है, प्लस एक एटम सेंटर पे प्रेजेंट है, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 2, इसके लिए z कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से फेस सेंटर है, अगर फेस कितने होते हैं बच्चों 6, तो कॉर्नर 8 इंटू 1/8 प्लस फेसेस कितने 6, और फेस पे कंट्रीब्यूशन एटम का कितना होता है 1/2। सपोज ये वॉल है, इस पे एक एटम रखा हुआ है, तो आधा इस क्रिस्टल के अंदर होगा, आधा इस क्रिस्टल के बाहर होगा, तो यहाँ से कितना हो गया z इज इक्वल टू 4। तो सिंपल क्यूबिक के लिए कितना आ गया z 4 आ गया, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। आप नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम भी मतलब बोल सकते हैं, इसको आगे यूज भी होगा आपके मतलब क्वेश्चंस में। तो आप BCC के लिए R निकालना सीख लें, याद कर लें तीनों चीज, Z याद कर लें तीनों चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है, आगे चलेंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट तो आपको पता चल गया। अब देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर नोट कर लें जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए 6 होता है, ठीक है। कैसे होता है वो आपको एक बार ये समझा जाता हूँ, हालांकि मैं प्रीवियस वीडियोस में मतलब बता चुका हूँ उसके मतलब सॉलिड के। यहाँ पर एक एटम है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट टचिंग एटम। ये सिंपल क्यूबिक का एक एटम है, एक तो इसको टच कर रहा है 1, इसको टच कर रहा है 2, एक इसको टच कर रहा है 2, 3। अब इतनी ही डिस्टेंस पर एक एटम यहाँ भी होगा, इतने डिस्टेंस पर एक एटम यहाँ भी होगा, इतने डिस्टेंस पर एक एटम अगली यूनिट सेल में भी होगा। तो ये कितने एटम को ये टच कर रहा है 6, इसलिए सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद कर लें। BCC के लिए देखिए, BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। बॉडी सेंटर देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 को तो इसी प्लेन में कर रहा है, 4 को नीचे के प्लेन में करेगा 8, और इसी तरीके से फेस सेंटर में कितना होता है 12, कितना होता है 12, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि फेस के मतलब सेंटर पे होगा, तो 4 को वहाँ टच करेगा, 4 को उसके ऊपर करेगा, 4 को नीचे करेगा, 4 को उसी प्लेन पे करेगा, 4 को ऊपर, 4 को नीचे। भाई याद कर लें FCC के लिए 12 होती है कोऑर्डिनेशन ये नंबर। A और R का रेशियो आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम लोग करें बात, तो उसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। देखिए तो नोट कर लें, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास कोई भी यूनिट सेल है, उसमें एटम कितने क्लोजली पैक्ड है, एटम कितने क्लोज। अब एटम्स को हम लोग यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, स्पेरिकल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, स्पेरिकल मान के चलते हैं। तो स्पेरिकल चीज़ 100% तो पैक होगी नहीं, तो उनके बीच में क्या बचेगा, कुछ खाली स्पेस भी बचेगा। उस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, वैकेंट स्पेस बोलते हैं या वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं पैकिंग, ये मतलब फ्रैक्शन नोट कर लें, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर्स ऑफ द यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो सीधे सीधे इसका मतलब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम मींस नंबर ऑफ द इफेक्टिव एटम Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला ये नोट करें, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब ओवर a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम क्या हो गया, Z हो गया। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्योंकि क्यूबिकल यूनिट सेल है तो साइड इंटू साइड दैट इज a क्यूब। अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए निकालना चाहें पैकिंग फ्रैक्शन, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर कंक्लूड्स करके ये लिख रहा हूँ रिजल्ट्स, आप उसको नोट भी ये कर लेंगे। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देखिए Z इंटू 4/3, Z कितना होता है 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। a इज इक्वल टू क्या था, अभी रिलेशन मैंने ये लिखे थे, a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r, तो क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व अगर आप ये कर लेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 0.52। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज 52%। तो 100 में से 52% तो पैक हो गया, तो बचा कितना, तो जो बाकी बचा 48% दैट विल बी वॉइड स्पेस, वो क्या होगा, वॉइड स्पेस होगा। इसी तरीके से BCC के लिए भी निकाल लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, फॉर्मूला रखेंगे, Z कितना होगा बोलो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। a कितना है BCC के लिए बताइए, BCC के लिए a कितना था 4r ओवर रूट 3, 4r ओवर रूट 3 का होल क्यूब। सॉल्व कर लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, कितना आएगा 0.68, मीन 68% पैकिंग फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज 68% इज पैक्ड, तो मतलब क्या बचा 32% क्या बचा, वॉइड स्पेस। इसी तरीके से FCC की बात ये करें तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू FCC के लिए Z कितना 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके लिए r कितना होता था, r इज इक्वल टू 4r ओवर रूट 2 का होल क्यूब, a की जगह 4r ओवर रूट 2 होल क्यूब।
सॉल्व भी कर लेंगे इसको, पैकिंग फ्रैक्शन विल कम्स आउट टू बी 0.74 मीन्स 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड मीन्स दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। और जो बचा के 74 में से 26% विल बी वॉइड स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एफसीसी इज बेस्ट पैकिंग। यहां पर 100 में से 74%, 74% इज पैक्ड। तो एफसीसी बहुत अच्छा पैकिंग है, फिर बीसीसी और सिंपल क्यूबिक सबसे कम पैक्ड है। तो ये हमारा पैकिंग, ये मतलब फ्रैक्शन है, और यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं वॉइड्स। जो हमने कहा था कि कुछ स्पेस छूटता है बिकॉज एटम्स आर एज्यूम टू बी स्फेरिकल। तो दो तरह के वॉइड्स आपसे मतलब पूछे जाते हैं कि पहला टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। देखिए, जब एक ट्राइंगुलर वॉइड फॉर्म होती है, जैसे आपने 3 एटम्स को प्लेन में रखा, उसके ऊपर एक एटम को फिर से प्लेस करके रख दिया, तो एक जो वॉइड ये बनती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए 1 2 3 एटम है और यहाँ पर इसके ऊपर चौथा एटम भी रख दिया, ठीक है, 1 2 3 एटम और ऊपर से चौथा एटम भी रख दिया। तो जो बीच में स्पेस क्रिएट होगा उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो किसी भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हर एटम के पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, इसको नोट कर लें। और सिमिलर केस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाय 6 एटम। देखो 3 एटम को प्लेन में रखा, उसके ऊपर से 3 एटम को रख दिया। तो यहाँ पर रखने का एक मतलब पैटर्न है, एक मतलब ट्रायंगुलर वॉइड होगा, इसका जो मतलब एपेक्स है एक दूसरे के सामने होने चाहिए, मतलब ट्रायंगल के। तो 3 एटम यू रखे, 30 के ऊपर से 3 एटम भी रख दिए। सो देयर आर 6 एटम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो किसी भी क्लोज पैकिंग के अंदर हर एटम के पास एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। तो दोनों के स्ट्रक्चर अच्छे से मतलब नोट कर ले, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। हालांकि ये आपके बस सिलेबस में नहीं है, क्लास 12th बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, बट फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन और एनाइन का रेडियस रेशियो अगर इस रेंज में आ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, उसके एग्जांपल से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। और 1-2 स्ट्रक्चर्स इसके साथ ही हैं आपके पास, ठीक है, टाइप्स ऑफ आयनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। एक NaCl का स्ट्रक्चर होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लें 6:6 होता है। CSCl में भी 8:8 होता है, और जिंक ब्लेंडेज होता है 4:4 होता है, ठीक है। इसमें कैसे आइटम जो अरेंज होते हैं ये मैंने लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स है, हालांकि एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं, बट NaCl का नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, दैट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। देखिए डिफेक्ट्स क्या है। अब कोई भी चीज अपने रेगुलर वे से हट जाए, सपोज एक रेगुलर वे चल रहा था, यहाँ से एक एटम आगे हट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी आयनिक या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर एटम की मिसबिहेवियर और मिसप्लेसिंग की वजह से सॉलिड्स के अंदर ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो वो 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, पहला स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टैक्योमेट्रिक, ठीक है। स्टैक्योमेट्रिक के अंदर आता है शॉर्टकी, फ्रेंकल, और यहाँ पर नॉन स्टैक्योमेट्रिक के अंदर आता है मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट में नोट करें, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक कैटायन दैट इज +1, दूसरा एनायन, दोनों अपनी पोजीशन से हट गए, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा? क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्रिस्टल की लिमिटिंग रेडियस रेशियो हाई रहती है, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकी में ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब कंडक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो मीन सिंपल ये समझे, शॉर्टकी का मतलब एक कैटायन एनायन मिस हो गए तो क्रिस्टल का मतलब डेंसिटी क्या हो जाता है? कम आ जाता है। एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं, NCERT से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट। अब देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हुआ कि सिंपल है, फ्रेंकल डिफेक्ट में भी क्या होगा कि कोई भी एक कैटायन क्या होगा? कैटायन अपनी ओरिजिनल साइड से हटेगा, ठीक है, और कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल साइड में। अगर आप शॉर्टकी के एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो लिख लीजिए शॉर्टकी के NaCl, KCl, CSCl, KBr, ठीक है। फ्रेंकल में देख लीजिए, फ्रेंकल में क्या हुआ? एक कैटायन यूजुअली प्लस वाला अपनी साइड से हट के कहाँ गया? इंटरस्टिशियल, बीच में आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? अनचेंज होगी, क्योंकि आयन तो अंदर ही, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। इसके एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिंक सल्फाइड होता है, AgCl होता है, AgBr होता है, AgI होता है, दीज आर फ्रेंकल, ठीक है। उसी तरीके से मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी होते हैं, जिसमें क्या होता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एब्सेंटर, ठीक है। देखो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक मतलब वैकेंसी, मीन्स कोई भी एक मतलब एनाइन मिस होगा, उस एनाइन की प्लेस को भरने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर क्रिएशन हुआ, दैट इज एब सेंटर, फेब्री सेंटर बोलते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज अ कलर इन ये मतलब क्रिस्टल, ठीक है। तो इसको एब सेंटर, तो इसको नॉन स्टैक्योमेट्रिक के अंदर आता है ये डिफेक्ट, ठीक है। जैसे NaCl जो होता है
तो येलो होता है, या फिर KCl जो होता है वो मतलब वॉयलेट होता है, या फिर LiCl जो होता है वो मतलब पिंक होता है, ठीक है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ एफ सेंटर इन एनी मतलब क्रिस्टल, इंटेंसिटी ऑफ कलर विल बी मोर। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड टू इन क्रिस्टल्स विच आर लाइकली टू पॉजेस शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल इसका मतलब नोट कर लें, ये कई बार एग्जाम में आता है एफ सेंटर क्या है, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो दीज आर द डिफेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा कैटाइन की वजह से भी हो जाते हैं, कुछ एनायनिक डिफिशियंसी की वजह से हो जाते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और साथ में शॉर्ट की और मतलब ये फ्रैंकल के बीच में तो आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो आई थिंक यहाँ से आपसे मोस्ट प्रोबेबली चांस है शॉर्ट की फ्रैंकल, एब्सेंटर, एनायनिक या एक्स्ट्रा ये कैटाइन की वजह से जो आपके मतलब डिफेक्ट आपके क्रिएट होते हैं। आगे चलते हैं, जो पूछा जा सकता है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ये सॉलिड्स। अब देखिए इसमें, हालांकि मैं पूरा इस पर एक सेपरेट वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में है लिंक्ड, तो आप सिंपल कुछ एग्जांपल्स को ध्यान रखेंगे। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जो फीबली रिपल्ड होंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं होता, जैसे NaCl, SiO2 वगैरह। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा, जैसे O2 Cu+2 Fe+3। उसी तरीके से फेरो होते हैं, ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो ये करते हैं अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दें, ठीक है। तो जैसे Fe हो गया, निकिल, कोबाल्ट, ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। एंटी फेरो में क्या होता है, अलाइनमेंट इज ऑफ डाइपोल इज कंपनसेटरी, मीन्स इनका अलाइनमेंट जीरो हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो, एग्जाम्पल MnO। बस कुछ एग्जाम्पल ये मतलब अच्छे से आपको मतलब वो करने हैं, नोट करने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर देखो, फेरी मैग्नेटिक, तो जिसके अंदर डाइपोल्स तो ओरिएंटेड होते हैं, कुछ पैरेलल, जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में भी किया है, तो इसमें अनइक्वल वे में, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, अनइक्वल होगा, तो इनका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे Fe3O4 बहुत कई बार एग्जाम्पल में भी आपसे मतलब पूछ लेता है कि शो फेरी मैग्नेटिक मतलब मटेरियल, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अच्छे से करेंगे नोट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लें, और साथ में एक चीज़ और छूट रही थी हमारी, डेंसिटी। क्या छूट रही थी, डेंसिटी। तो डेंसिटी से आपको हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ये मिलेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला नोट कर लें, डेंसिटी इज इक्वल टू Z/m/Na/A³। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, और यू कैन से डेंसिटी ऑफ ए मतलब क्रिस्टल। यहाँ पर Z क्या है, नंबर ऑफ मतलब इफेक्टिव आइटम है, M क्या है मतलब मोलर मास है, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर है, A क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ है। तो यहाँ से आपसे कई बार डेंसिटी ये पूछ लेता है, कई बार मोलर मास ये पूछ लेता है। साथ में एक चीज़ और छूट रही है, दैट इज बैंड थ्योरी, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग सेमीकंडक्टर, मेटल और ये इंसुलेटर का डिफरेंस कैलकुलेट ये कर सकते हैं, और साथ में कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में इंट्रेंसिक और मतलब जो मतलब एक्सट्रेंसिक है वो मैं एक्सप्लेन ये किया हूँ। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बैंड थ्योरी पूछा जा सकता है, और डेंसिटी से जरूर यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार ही कर लें। आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने ये कवर अप किए, तो एक बार आप इसका रिकैप भी ले लें, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये लेके आएंगे, तो इनके जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ये लगी हैं, ठीक है। सॉलिड से आपका डिफेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, यहाँ से LRR कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे तो इसको कर सकते हैं नोट, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जरूर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नोट कर लें, याद कर लें, कैलकुलेशन खुद करें। साथ में टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल के अंदर रेडियस और Z और कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, ठीक है। और साथ में कुछ बेसिक सी चीज़ें। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।